तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डार्क अपना एबिस छोड़कर बाहर की दुनिया की तरफ आ गया था ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उसे धोखा दिया था। बाहर की दुनिया में आकर उसे पता चलता है कि उसके विलेज के साथ साथ पूरी फैमिली का खात्मा हो चुका है, पर उसे वहाँ पर अपने भाई बहन की बॉडी नहीं मिलती, इसलिए उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा हो सकते हैं। जिसके बाद वो लोग दागास गिल्ड में जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक एबिस में चले गए थे और वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात काफी नए लोगों से होती है। एबिस के अंदर की तरफ डार्क 5th फ्लोर तक पहुँच गया था, पर उसके दुश्मन कम नहीं थे, पर इससे भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा एपिसोड 4 एंड हुआ था। तभी वो लोग क्वाइट साइड मेंटिस को देखकर घबरा गए थे, जबकि क्वाइट साइड मेंटिस उनको अपने सामने देखकर रोर करने लगता है, जो देखकर उनका लीडर घबराते हुए कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, माना जाता है कि इसे 10 साल पहले ही खत्म कर दिया था। अब ये सुनकर गिमीरा हक्का बक्का हो जाता है, जबकि लीडर कह रहा होता है कि मिया जल्दी से मैजिक करो। फिर वो डार्क से कहता है प्लीज हमारी मदद करो, हम इसे ऑफ बैलेंस करने की जरूरत है, फिर हम सब भाग सकते हैं। उसके इस प्लान को सुनकर डार्क बताता है कि खैर क्योंकि तुम भागने की प्लानिंग बना रहे हो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम खुद उनका शिकार कर लें। डार्क की बात सुनते हुए गोल्ड बोला मैं शर्त लगाता हूँ कि वह बदमाश अच्छा अटैक करेगा। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लीडर कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, उस चीज से फाइट करना मौत की सजा से कम नहीं है, हमें जल्दी से टाउन में वापस जाकर गिल्ड को उसकी खबर देनी होगी। जबकि जाइंट मेंटिस उनकी तरफ काफी तेजी से आने लगा। अब ये देखकर उनकी हवा निकल जाती है। दूसरी तरफ उसको करीब आता देखकर डार्क तैयार होते हुए कहता है चलो यह करते हैं, अब उस बग बीस्ट को खत्म करने का समय आ गया है। अपने मास्टर की ऐसी बातों को सुनकर गोल्ड पहले ही हाथ मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मेंटिस भी उस पर अटैक कर दिया, पर गोल्ड अपने सोर्ड के साथ उसके सारे हमलों को नाकाम कर रहा था, जो देखकर जाइंट मेंटिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस पर एक ब्रूटल हिट कर चुका। लेकिन गोल्ड कैसे न कैसे करके खुद को संभाल ही लेता है। उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के बाद गोल्ड कहने लगा अरे इसने बिना किसी खरोच के मेरे सारे वार झेल लिया, इसके हाथ एक बढ़िया शायद की तरह काम कर रहे हैं। जिसके बाद डार्क अपने गाचा में से एक कार्ड रिलीज करते हुए फायर एरो से उस पर अटैक चल दिया था, और यह अटैक सचमुच में काफी ज्यादा खतरनाक था। अगर कोई मामूली बीस्ट वहाँ होता तो वो अब तक मर चुका होता। दूसरी तरफ जाइंट मेंटिस डार्क के अटैक उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। अब उसको अपने ही हमले डॉज करने में थोड़ी सी परेशानी हुई। वहाँ की फाइट को देखकर लीडर हैरान होते हुए कहा बकवास, ये सच में सही नहीं है, मिया उनको किसी भी स्पेल से सपोर्ट करो। पर मिया पगलाते हुए अपने भाई को समझाने लगी क्या तुमने देखा कि अभी अभी उसने एक बिना किसी स्पेल के कॉम्बैट क्लास का स्पेल कर दिया, ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्यों तुम लोग इससे हैरान क्यों नहीं हुए? अपनी बहन की ऐसी बातों को सुनकर वो तीनों हैरान हो गए थे, पर मिया उन पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें अभी भी उनकी मदद की जरूरत है। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर गोल्ड उन्हें बताने लगा अपने किकर्स को मोड़ में मत लाओ, बस देखो और सीखो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक अच्छा नाइट बैटलफील्ड में अपना वेपन कैसे चलाता है, और डिफेंड करो, शील्ड से हमला करो, स्वॉर्ड से। हालांकि यह गलत पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन यह बेस्ट भी नहीं है। जबकि वो ये कह ही रहा था तभी मेंटिस उस पर अपने साइज जैसे हाथों से उसकी जान लेने ही वाला था, पर समय रहते ही गोल्ड उसके अटैक को डिफेंड कर दिया। उसके ऐसा कहते ही उसकी वेव से जाइंट मेंटिस का एक हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो ऐसा करते हुए उन्हें समझा भी रहा था। अपने शील्ड को एक पावरफुल वेपन में बदलने के लिए बस सही समय पर किया गया जवाबी हमला ही काफी है। लेसन 2, जब तुम अपने एनिमी को उछलते हुए पकड़ लो तो अपने स्वॉर्ड से अटैक करो। बैटल क्रिएटिविटी और स्किल पर आधारित होती है, और वो बस डींगे नहीं हाँक रहा था बल्कि उसने ऐसा करके भी दिखाया, जिसकी वजह से उसका दूसरा हाथ भी तबाह बर्बाद हो गया था। उसकी फाइटिंग स्किल को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि गिमेरा कहा यह आदमी सिर्फ ध्यान खींचने वाला नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। अब बारी आ गई थी डार्क की, जो फिर से फायर एरो रिलीज करते हुए उस पर तुरंत अटैक कर देता है, और वो अटैक सीधे उससे टकराने के लिए जाने लगे। पर मेंटिस जानता था कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो उनके अटैक को काउंटर कर देता है। पर इस बार डार्क के अटैक उस पर न आते के साथ मेंटिस की तरफ ही मुड़कर उसी की तरफ अटैक कर देते हैं। इस अटैक के बारे में डार्क बताता है कि इस बार मैंने अपनी एरो पर पूरा कंट्रोल किया है, तुम उन्हें पहले की तरह यूं ही भगा नहीं सकते। दूसरी तरफ मेंटिस की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डार्क की एबिलिटी को देखकर मिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वे एक साथ 30 एरो को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से मेंटिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जबकि डार्क अपने एक ही हाथ के इशारे से उसका एक और हाथ डिस्ट्रॉय कर देता है। जो सब करने के बाद डार्क कहता है कि मुझे लगता है कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। दूसरी तरफ क्वाइट साइड मेंटिस को पता चल गया था कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा। जो देखकर डार्क हैरान होते हुए कहता है सच में इसने फाइट को आगे बढ़ाने के बजाय भागना चुना, ये उन गोब्लिन से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये सब कहने के बाद वो फायर वोल्ट का कार्ड रिलीज करते हुए उस मेंटिस के सामने एक फायर वोल्ट को क्रिएट कर लेता है। वैसे एक बात क्लियर कर दूं, उन तीनों में से किसी ने भी अपनी रियल स्ट्रेंथ को अभी तक शो नहीं किया है, जबकि मिया पहले से भी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही थी। और अब वह बिना किसी स्पेल के टेक्निकल क्लास के स्पेल को कास्ट कर रहा है। बिल्कुल नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। हम
हमने अभी एक इंसान को ऐसा कुछ करते देखा है जिसको करने में डुओप्स के भी पसीने छूट जाते हैं। यह तो हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाएगा। उसके ऐसा बिहेवियर को देखकर उसके साथ ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने ऐसी हरकतें पहले कभी नहीं की। दूसरी तरफ मैंटिस फायरवॉल से बचने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करने के साथ भागने लगा। अब ये देखकर नेमोमो काफी ऊंची छलांग लगा लेती है, जिसके बाद वो एक ही स्लैश में उसको पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में कर देती है। अब ये देखकर गोल्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जो देखकर नेमोमो उस पर भड़ास निकालते हुए कहती है, ओए गोल्ड, मैं तो बस लॉर्ड डार्क के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी और थू थू करना बंद करो पागल। जबकि गोल्ड उसकी खामियां निकालते हुए बताता है, अब यहाँ देखो मेरी लड़की, तुमने सभी यूजफुल पार्ट को पूरी तरह से खराब कर दिया है, अब हम इसे कैसे बेचेंगे। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने सच में इंस्टेंट मैंटिस को हरा दिया। इसके कुछ देर बाद गिमिरा काफी बड़ा जेम्स उसमें से निकाल लेता है, जो देखकर गोल्ड हंसते हुए कहने लगा, तुमको अपने लकी स्टार का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि लाखों टुकड़े होने के बावजूद भी यह नहीं टूटा। तभी लीडर पूछता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग एडवेंचरर के किसी फेमस ग्रुप में से हैं? अगर आप लोगों को रैंक अप करने के लिए इसकी जरूरत है तो क्या आप बी रैंक पर है या ए रैंक पर या शायद एस रैंक पर? जिस बात का जवाब देते हुए डार्क बताता कि नहीं, हम सभी एफ रैंक पर हैं जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है। अब ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि एक व्हाइट साइट मेंटिस को हराने वाले एफ रैंक पर होंगे। इसके बाद मिया अपना मैजिक इस्तेमाल करते हुए एक वाटर बॉल क्रिएट कर लेती है ताकि ये लोग अपना हाथ धो सके। साथ ही साथ डार्क इसके लिए उसका शुक्रिया अदा भी करता है। यहाँ तक कि उनका लीडर भी पूछ लेता है, क्या आप रात बिताने के लिए हमारा कैंप इस्तेमाल करना चाहोगे? इसके लिए डार्क पे तैयार हो गया था। फिर हम उनके कैंप की तरफ आते हैं जहाँ पर मिया हैरान होते हुए कहती है, तो आपके मॉम डैड भी मेज हैं। इससे यह क्लियर होता है कि आपके पास इसके लिए इतना टैलेंट क्यों है। तभी डार्क कहा, खैर लगता है कि तुम खुद भी मैजिक में काफी अच्छी हो। इस पे मिया मना करते हुए बताती कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिना बोले स्पेल नहीं कर सकती और मैं टेक्निकल क्लास के स्पेल का इस्तेमाल और भी कम कर सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीडर बोला, मैं अभी भी उलझन में हूँ, क्या ये इम्प्रेसिव होना चाहिए? अब ये सुनकर मिया उस पर चिल्लाते हुए कह रही थी, इम्प्रेसिव शब्द से इसको कंपेयर करना मुश्किल है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैजिक के 3 टाइप के स्पेल होते हैं, फायर, एरो और आइस स्वॉर्ड कॉम्बैट क्लास के स्पेल होते हैं और ये सिंगल टारगेट के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि पहले के फायरबॉल जैसे टेक्निकल क्लास के स्पेल को बहुत ही वाइड एरिया पर इफेक्ट डालने के लिए डिजाइन किया गया है। आखिर में स्ट्रेटेजिक क्लास के स्पेल इतने पावरफुल होते हैं कि उनका ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक और मीटियोरॉइड। लेकिन इन सबको करने के लिए मैजिक के एक पूरे ग्रुप को माना इकट्ठा करना होगा और एक साथ स्पेल की कास्टिंग करनी होगी। ड्रैगन न्यूट्स, एल्फ्स, डार्क एल्फ्स और डिमोनकिन के लिए एडवांस स्पेल का इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इंसान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मिस्टर डार्क ने बिना स्पेल बोले यह मैजिक कर दिया। किसी इंसान के लिए यह नामुमकिन है, पर ये लड़का कमाल का है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उनका लीडर उसे शांत कराते हुए बताता है, सच में मैं इस मैजिक की बात को नहीं समझता, लेकिन यह कहना आसान है कि मिस्टर डार्क एक काइंड हार्टेड जेंटलमैन है। वैसे भी मिया तुम इतनी अच्छी हो कि तुमको डचेस एकेडमी ऑफ मैजिक क्राफ्ट में रेफरल मिल सकता है। मुझे यकीन है कि वह दिन भी आएगा जब तुम खुद टेक्निकल क्लास के स्पेल का इस्तेमाल कर पाओगी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए डार्क बताता कि क्या तुम उस नेशन की बात कर रहे हो जो सभी रेसिस ने मिलकर बनाया था? इस पे गोल्ड कहा कि तुम्हारी वह मैजिक की दुनिया में सबसे प्रेस्टीज एकेडमी में इनवाइट होने के लिए काफी अच्छी मैजिक क्राफ्ट होनी चाहिए। ये बात सुनकर लीडर कहता है, खैर ये दुख की बात है कि हमने अपने मॉम डैड दोनों को एक महामारी के कारण खो दिया, जिसकी वजह से वह कभी नहीं जा सकी। इसलिए मिया और मैंने बचपन के दोस्तों गिमिरा और वर्की के साथ मिलकर एक एडवेंचरर पार्टी बनाई, हमें जो चाहिए उसे बनाने के लिए। लेकिन अभी मेरा गोल डंजन के खोज से काफी सारा पैसा कमाना है ताकि मैं मिया को डचेस की मैजिक क्राफ्ट एकेडमी में भेज सकूं। अपने भाई की ऐसी बातों को सुनकर मिया काफी खुश होते हुए कहती है, मैं तुम लोगों का साथ पाकर काफी खुश हूँ। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर डार्क को अपनी बहन की याद आ गई थी। फिर वो उनसे कहा, तुम्हारा गोल जरूर पूरा होगा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने कोशिशों में कामयाब होंगे, खासकर इसलिए क्योंकि वह क्लियर है कि मिया कितनी टैलेंटेड है। डार्क की ऐसी बातों को सुनकर मिया शर्माते हुए कही, मुझे यह सुनकर खुशी हुई, भले ही आप सिर्फ पोलाइट हो रहे हो। लेकिन डार्क पोलाइट नहीं हो रहा था, उसको अपनी बात पर पूरा भरोसा है, इसलिए मिया उसका शुक्रिया अदा करती है। जबकि लीडर सवाल करता है, वैसे आप लोगों को एडवेंचरर बनने की इच्छा क्यों हुई? उसके सवाल का जवाब देते हुए डार्क बताता है, खैर सच कहूँ तो मेरे मॉम डैड के घर में आग लगने से मारे गए थे। और आगे की बात नेमोमो कहती है, इससे लॉर्ड डार्क को भयंकर जलन हुई, इसलिए हम एक ऐसी मेडिसिन की खोज की जर्नी पर है जो उन्हें हील कर सके। साथ ही साथ गोल्ड पे कहा, तुम देखो हम दोनों उसके मॉम डैड के काफी भारी थे और इसलिए हम सब एक साथ मिलकर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इस बात की वजह से वहाँ पर अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था, जो देखकर गिमिरा कहने लगा, यो 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 मुझे बस जानना है, क्या नेमोमो और गोल्ड एक वस्तु है या क्या? उसकी इस बात को समझते हुए नेमोमो कहने लगी, बिल्कुल नहीं, मैं इस सोने पे सुहागे के साथ कभी डेट नहीं करूंगी। जिस बात का जवाब देते हुए गोल्ड बताता है, हम इस बात पर सहमत हैं क्योंकि मुझे केवल मैच्योर लड़कियों में ही इंटरेस्ट है जो मेरी गोल्डन ओरा को निखारने के लिए इनफ अट्रैक्टिव दिखे। तभी गिमिरा कहता है कि नेमोमो बेबी, क्या
तुम मुझसे मिलना चाहोगी? अब ये सुनकर नेमोमो बताती कि मेरा दिल स्पेशल रूप से लॉर्ड डार्क का है। इसके बाद यहाँ से उन्हीं दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर काइतो उन जायंट गोब्लिन्स का खात्मा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन जैम को कलेक्ट करते हुए याना कहता है कि हमेशा की तरह काम स्मूथ रूप से चल रहा है। ये बात सुनकर काइतो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ग्रेटिस इस प्रेस्टीज का एक लेजेंडरी वेपन है, ना कि नीचे कीड़े मकोड़ों को काटने का एक कसाई का चाकू। उसकी भड़कीली बातों को सुनकर याना का कहना है, शांत हो जाओ मिस्टर काइतो, मुझे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इन नमूनों को इकट्ठा करना होगा। ये सब हर एक रेसिस पर लगाए गए ग्रोथ लिमिट को पार करने का तरीका खोजने का हिस्सा है। हमारा अगला कदम होगा मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए प्राइमरी मटेरियल इकट्ठा करना, और वो है इंसान। जो सुनकर काइतो के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। तभी यहाँ से दागास गिल्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट डार्क के जैम को देखते हुए कह रही थी, हे भगवान शुक्रिया लॉर्ड डार्क, तुम एक और अचीवमेंट लेकर आए हो, मैं इन्हें तुरंत तुम्हारे लिए कैश में एक्सचेंज में बदल दूंगी। साथ ही साथ वहाँ के लोग बातें करने लगे थे, क्या यही वो पार्टी है जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं? क्या तुम्हारा मतलब उन लोगों से है जिन्होंने 2 हफ्ते पहले क्वाइट साइट मेंटिस को हरा दिया था? वह उन्हें ब्लैक मोर्टली कहते हैं। जबकि नेमोमो रिसेप्शनिस्ट से कहती है, यही कारण है कि मैंने आपसे कहा था कि लॉर्ड डार्क SEX रैंक पाने के हकदार हैं। साथ ही डार्क उन्हें कैश में एक्सचेंज करने की परमिशन दे देता है, जिस पर एग्री करते हुए रिसेप्शनिस्ट कहने लगी, क्या तुम इंतजार करते हुए कुछ खाना चाहोगे? हम तुम्हारे लिए एक प्रीमियम क्वालिटी वाला फुल कोर्स तैयार करेंगे। फिर यहाँ से बाहरी की तरफ आ गया था, जहाँ पर गोल्ड कह रहा था, निश्चित रूप से अब गिल्ड की उस बंदे की टोन पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही साथ नेमोमो भी कहने लगी, सभी को लॉर्ड डार्क के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, वरना मैं उन्हें अपने धार का तेज सिरा दिखा दूंगी। डार्क की पार्टी को देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि अरे क्या ये वही पार्टी है? अरे हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफी लोगों ने बताया था कि उन्होंने क्वाइट साइट मेंटिस को मार डाला। तभी वहाँ पर एक बंदा सवाल करता है, बोलो क्या तुम ब्लैक मोर्टली हो? पर ब्लैक मोर्टली के बारे में डार्क को कुछ भी मालूम नहीं था। अब ये सुनकर दूसरा बंदा बताता है, टाउन में हर कोई तुम्हें इसी नाम से बुला रहा है। उसी वक्त नेमोमो अपने डैगर को बाहर निकालते हुए कहती है, लॉर्ड डार्क से तुम्हारा क्या काम है? अब ये देखकर वो बंदा घबराते हुए कहने लगा, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, मेरा नाम सुबिलन है और यह गिलबर्ट है। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने क्वाइट साइट मेंटिस को हरा दिया और डंजन की 5th फ्लोर तक पहुंच गए। लेकिन गिलबर्ट उस पर गुस्सा करते हुए कहा, ये तो सुपरलेटिव होगा, मेरा मतलब है जरा सोचिए कि हमें इसमें कितने साल लगे हैं। तभी नेमोमो फिर से अपना डैगर उसके गले पर धरते हुए कहती है कि क्या तुम यह कहने की हिम्मत कर रही हो कि लॉर्ड डार्क झूठे हैं? इस पे सुबिलन बताता कि हम तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी को यह साबित करना होगा कि हम इंसान बाकी रेसेस के साथ कम्पीट कर सकते हैं। ये काफी अच्छा होगा अगर आप लोग और भी बेहतर परफॉर्म करें और उन सभी को 1 या 2 पायदान नीचे गिरा दें। उसी वक्त उनकी पार्टी का नंबर आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग उनसे अलविदा लेते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि वो रेसिस बातें कर रही थी, इंसान हमेशा बेवकूफ भरी बातें ही करते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि क्वाइट साइट मेंटिस को हराने के बारे में उनकी सारी बातें सिर्फ हवाइयाँ हैं। किसी भी इंसान द्वारा बिना किसी स्पेल के टेक्निकल क्लास का मैजिक करने से पहले ही उनके तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर नेमोमो जानना चाहते थे कि हम आज क्या करेंगे। उसके सवाल का जवाब देते हुए डार्क कहता है, अच्छा सवाल है, चलो 5th फ्लोर से नीचे उतर कर शुरुआत करते हैं। और वो बात कर ही रहे थे, तभी उनको वही पार्टी देखती है। फिर वो लोग उनसे मिलने के लिए चले गए थे। तभी डार्क सवाल करता है, हाल ही में हमारी मुलाकात नहीं हुई है। इस पे लीडर बोलता है कि डंजन एक काफी बड़ी जगह है, कोइंसिडेंस ही सही, लेकिन अपने जान पहचान से लोगों से मिल पाना मुश्किल है, लेकिन आप सही समय पर आए हैं। फिर वो मिया को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास उनके लिए कुछ है ना? अपने भाई की ऐसी बातों को सुनकर मिया अपने पास से एक सेल निकालते हुए कहती है, ये बस शुक्रिया अदा करने का मेरा तरीका है। मेरी दादी ने मरने से पहले मुझे एक बात सिखाई थी कि यह जलने पर मरहम का काम करता है। इससे परेशानी तो नहीं मिटेगी, लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी, जब तक आप इसे नहीं चाहते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डार्क कहा कि यह मुझे काफी पसंद आया, जो सुनकर मिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जबकि लीडर बताता है, मेरी बहन आपकी काइंडनेस का बदला चुकाना चाहती थी और इस पर सोच विचार करने के बाद वह इस कंक्लूजन पर पहुंची। दूसरी तरफ डार्क को लगता है कि वह भी कुछ पाने की हकदार है। फिर वो एक ब्रेसलेट को रिलीज करते हुए मिया को दे देता है और ये मिया को काफी पसंद आया, लेकिन उसे डार्क से इतनी अच्छी चीज लेना ठीक नहीं लगा। इस बात पर डार्क बताता कि तुम्हारे तोहफे ने सचमुच मेरा दिल खुश कर दिया और प्लीज इसे मेरा शुक्रिया अदा समझकर एक्सेप्ट कर लो। इतना कहने के बाद मिया ने आखिर में आकर उस ब्रेसलेट को पहन लिया था और वो उस पर काफी अच्छा दिख रहा था। साथ ही साथ मिया के इस गिफ्ट को देखकर उसके साथी भी काफी खुश थे। नेक्स्ट सीन में नेमोमो उड़ते हुए कहती है, क्या आप श्योर है कि यह ईमानदारी थी? आपने उसे SSR 20 ब्रेसलेट दिया था, है ना? यह मेरे को किसी घटिया डोमेस्टिक मरहम के बदले अच्छा सौदा नहीं लगता। इस बात का जवाब देते हुए डार्क का कहना है, खैर मैंने सोचा कि यह उसके लिए बिल्कुल सही था। साथ ही साथ गोल्ड भी कहता है, यह एक ऐसी चीज है, अगर कोई पर्सन पक्के इरादे चाहे तो वह छोटे छोटे मेडिकल भी कर सकता है। मैं कह सकता हूँ
हूँ कि आपने वह ब्रेसलेट स्पेशल रूप से उसके लिए सेलेक्ट किया। यह बहुत ही कंसीडर्ड और जेंटलमैनली काम है। इसके बाद यहाँ से एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर स्नो गिर रही थी। वहीं पर डार्क चलते हुए कह रहा था, यह अच्छी बात है कि 5th फ्लोर पर शायद ही कोई पर्सन हो। ये सारी बर्फ अच्छी कवर भी प्रोवाइड कराती है। उसकी इस बात पर नेमोमो भी एग्री थी, जबकि गोल्ड कहता है, ध्यान दो, ये आखिरी चीज है जिसकी हमें जरूरत है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर डार्क बताता है कि ठीक है, तुम दोनों ही उन्नति का शिकार करने के लिए इंचार्ज हो जिसकी हमें जरूरत है। जिसके बाद वो खुद टेलीपोर्टेशन कार्ड को रिलीज करते हुए वापस अपने पैलेस में चला गया था, जहाँ पर उसके बाकी साथी उसी का इंतजार कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद मई चाय सर्व करते हुए कहती है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है और ऑपरेशन एडवेंचरर भी ठीक चल रहा है? उसकी इस बात का जवाब देते हुए डार्क कहा, ये काफी बढ़िया चल रहा है, ये एक अच्छा बदलाव है और मैंने काफी नए दोस्त भी बना लिए हैं। इससे मैं दुनिया में कुछ अच्छाइयाँ देख पाया। डार्क की ऐसी बातों को सुनकर मई काफी ज्यादा खुश हुई। दूसरी तरफ डार्क बोला कि हमारे बदला लेने के ऑपरेशन के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? उसके इस जवाब पर एली बताती है, हम काफी करीब हैं, बस थोड़ा सा और काम हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सब सुनने के बाद डार्क कहता कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे वापस आने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना? जिस पर एली का कहना है, आपने मेरी तारीफ की, आपके काइंड वर्ड्स के लिए शुक्रिया। जबकि डार्क समझाता है, अच्छा इसे जारी रखो, तुम अपने जरूरत के अनुसार किसी भी चीज का इस्तेमाल करने के लिए आजाद हो, ठीक है? साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम एबिस में चीजों को मैनेज करती रहो मई, जिसके लिए मई भी तैयार हो गई थी। फिर डार्क आयुकी से कहता है, तुम्हें एंशिएंट फॉरेस्ट में खोजबीन करते रहना है। दूसरी तरफ नाजुना पूछती है, मेरा क्या होगा मास्टर? उसकी ऐसी बातों को सुनकर डार्क अपने मन में कहने लगा, जब केयरफुली बनाई गई प्लानिंग की बात आती है तो नजुना एक खराब चॉइस है। फिर वो उसे बताता, खैर नजुना, जब मैं दूर रहूंगा तो मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम सबको प्रोटेक्ट करो। हम कभी नहीं जानते कि कब कोई सुपर पावरफुल इवल बंदा सामने आ जाए। अपने मास्टर की ऐसी बातों को सुनकर नजुना काफी खुश होने के साथ कही, रोजर डोजर, मेरे रहते ही किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। तभी एली उससे पूछती है, क्या तुम सच में इससे सेटिस्फाइड हो? इस पे नजुना काफी खुश होने के साथ बताने लगी, वैसे भी जब तक तुम अपनी तैयारी का काम पूरा नहीं कर लेती मैं अपना काम नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी करो। ये बात सुनकर एली कहती है कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है झिंगा, मैं हर चीज को केयरफुली और परफेक्टली से सिस्टमैटिक कर दूंगी, क्योंकि उसकी मेहरबानी इससे कम की हकदार नहीं है। दूसरी तरफ डार्क चाय पीते हुए कहता कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं सचमुच शासक के चेहरे पर दिख रही दुखी भरी नजर का मजा लेने जा रहा हूँ। वैसे भी बड़ा दिन इतनी जल्दी नहीं आ सकता। अगले सीन में सुबिलन गिलबर्ट को बताता है, 3rd फ्लोर शायद ही कभी इतनी सुंदर होती है, ये आमतौर पर धुंध से ढकी रहती है। वैसे भी इसके बारे में तुम्हारा क्या इंप्रेशन है? अरे यार, ब्लैक मोटली के बारे में जैसे ही मैंने सुना है कि जब उन्होंने क्वाइट साइथ मेंटिस को हराया तो मुखोटे वाले ने बिना किसी स्पेल के टेक्निकल क्लास का मैजिक कर दिया, भले ही इसका सपोर्ट करने वाली विटनेस एक इंसान लड़की ही क्यों ना हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गिलबर्ट का कहना है, खैर तब मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से बकवास नहीं है, लेकिन अगर यह सच है तो वह एक लेजेंडरी नाइट होगा या फिर पुराने जमाने का कोई रिइंकार्नेटेड हीरो। जो सुनने के बाद सुबिलन कहने लगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि वह ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें एक ऐसे चैंपियन की जरूरत है जो इंसान के हेट करने वाले कट्टरपंथियों द्वारा चलाए जा रहे घटिया समाज को उखाड़ फेंक सके। चलो मैं एक राउंड मार के आता हूँ। इसके कुछ देर बाद सुबिलन एक राउंड लगाते हुए आते के साथ गिलबर्ट को बताता है, अब समय आ गया है कि हम बाकी दोनों शिफ्ट बदलने के लिए उन्हें जगह दिया जाए। पर वो सामने के इस मंजर को देखकर काफी हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके सारे के सारे दोस्त मारे जा चुके थे। साथ ही साथ जो सो रहे थे उनको हमेशा के लिए वहीं पर सुला दिया। और उन्हीं के पास खड़ा काइतो उससे कहता कि तुम कमीनों की हिम्मत इतनी है कि तुम मुझे इंतजार करवा रहे हो, ये तो सरासर निराशाजनक है। दूसरी तरफ काइतो उस बंदे से कह रहा था, अब जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इंसान कितने घिनौने होते हैं। ये बात सुनकर सुबेलन अपने मन में कहा कि हम बैटलैंड के बीच में हैं। जब वह पास आया तो मेरे आदमियों को छपाकी की आवाज पर ध्यान देना चाहिए था, और फिर भी गिलबर्ट का सिर बिना किसी निशान के वहीं पड़ा हुआ है। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने किसी तरह का मैजिक किया होगा। जबकि काइतो भड़कते हुए कहता है, क्या तुम बहरे हो? यहाँ तक कि तुच्छ कीड़े भी अपने मरे हुए दोस्तों को कुचले जाने पर रिएक्ट करते हैं। और वो कुत्ते की तरह यूं ही भौंकी रहा था। तभी सुबिलन वहाँ पर स्मोक करने के साथ भाग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता। और वो भाग ही रहा था, तभी अचानक से उस पर हमला होने की वजह से वो गिर जाता है, जो देखकर उसे लगने लगा था कि वो लोग तो फॉग की वजह से कुछ भी नहीं देख सकते, जरूर मैं किसी चीज से टकरा गया होऊंगा। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सोड के साथ काइतो खड़ा था। दूसरी तरफ याना गाते के साथ उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। साथ ही वो कहा, वह बिना सोचे समझे भाग गया। इंसान सचमुच में काफी ज्यादा चालाक और छोटे क्रिएचर होते हैं, लेकिन यह बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि मैंने जिंदा इंसानों के लिए कहा था, लेकिन तुमने इस एक को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला। पर कोई बात नहीं, एक बेकार इंसान कचरा भी मेरी रिसर्च के लिए चारा बनकर वैल्यूएबल हो सकते हैं। हम उन्हें समझाएंगे कि चीजों की बड़ी प्लानिंग में कीड़े मकोड़ों का क्या रोल होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। वैसे अगर आप लोग कोई और एनीमे भी देखना चाहते हो तो प्लीज उस
एनिमे का नाम कमेंट में बता दो। अगर वो एनिमे रियल में काफी अच्छी लगी तो मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक हाइप नहीं किया है तो जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।